हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफ़रत से मोहब्बत भाग 45। इससे पहले इस कहानी के 44 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सब ने पढ़ा था ओजेस ने भी अपने होठों को श्रेया के होठों से जोड़ दिया था। उसके ऐसे अचानक से करने से श्रेया की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तो बस वो तो अभी कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और कैसे खुद से ओजस को दूर करे, और किसी को भी नहीं लगा था कि ऐसे ओजस से कुछ कर सकता है। तो वहीं स्टाफ भी अब दोनों की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और आपस में ही खुसुर पुसुर कर रहा था। इतना आप सब देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। श्रेया तो अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओजस का गुस्सा तो जैसे आज शांत ही नहीं हो रहा था। फिर वो श्रेया के लिप्स में एकदम से खो गया था और फिर उसके लिप्स को अभी भी लीक कर रहा था, उसे डीप किस दे रहा था। श्रेया को भी अब खुद पे एकदम से तरस आ रहा था। उसने कैसे भी करके थोड़ा सा ओजस को खुद से दूर कर दिया और फिर रोते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। उसे इस वक्त सबके सामने बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। श्रेया के जाते ही ओजस को एकदम से ध्यान आया कि अभी वो उसके साथ क्या कर रहा था। वो भी इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा था उसके साथ। फिर उसने भी सबकी तरफ देखा तो सब अभी उसकी तरफ ही देखे जा रहे थे। ओजस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि बैक टू योर वर्क। उसकी बात सुनकर तो सब एकदम से खुसफुसाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब सबके जाने के बाद ओजस ने भी अपना चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फिर एक गहरी सांस ली और फिर कुछ वक्त के बाद वो भी अपने कैबिन की तरफ निकल जाता है। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज थी। तो वहीं दूसरी तरफ खनक अभी भी ऑफिस में ही थी और अचंत जो कि अभी अपना काम कर रहा था, लेकिन अचंत को उसको परेशान करना था। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो भी बैठकर अचंत को परेशान करने की आइडिया सोच रही थी और अचंत भी लैपटॉप की तरफ ही देखे जा रहा था। और आप सबको अब बता दूं कि खनक के दिमाग में अभी ये सब कुछ क्यों चल रहा था, क्योंकि अचंत उसके साथ रोमांस नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर खनक का दिल उसके साथ रोमांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हो रहा था। खनक ने भी अपने बैग में से अपनी बुक निकाल ली और फिर उसमें से एक मोर की पंख था और खनक ने भी उसको जल्दी से निकाला और फिर वो भी अचंत के पास धीरे धीरे से आ जाती है। और फिर पहले तो अचंत के कान में उसको हल्के हल्के से फेरने लगती है। तो अचंत ने भी पहले तो वहाँ पर हाथ रखा, तो फिर खनक ने उसको हल्के से उठा लिया। अचंत फिर से अब लैपटॉप की तरफ देखने लगा तो खनक फिर से ऐसा करने लगती है और फिर से अचंत समझ गया था कि ये सब उसकी पागल बेबी का काम ही है, तो वही उसको ऐसे परेशान कर सकती है, वरना तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसके करीब तक आ जाए। इसीलिए अचंत भी उसके झल्लेपन पर ध्यान नहीं दे रहा था। और अचंत के अंदर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खास थी, वो चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता था। बस एक ही चीज़ थी जो खनक, उसे वो कभी भी इग्नोर नहीं कर पाता था। फिर उसने भी थोड़ा सा इग्नोर किया तो खनक को जब अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आने लगा तो वो भी अपना चेहरा एकदम से उदास करके वहाँ से जाने लगी। लेकिन अचंत ने भी अपने लैपटॉप में देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी गोदी में खींच लिया। उसके ऐसे अचानक करने से तो अब खनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अचंत ने पहले उसके गाल पर अपने होठों को हल्के से चलाया और फिर उसकी नेक पर अपने होठों को चलाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या हुआ है बेबी, रह नहीं पा रही हो क्या तुम अपने पति के करीब आए बिना? मीन्स ऑल यू नीड टू इज रोमांस ऑल द टाइम। उसकी बात पे तो अब खनक उसको हैरानी से बड़ी आंखें करके देखने लगती है। हाँ, वो चाहती तो यही थी कि अचंत उसके साथ रोमांस करे, बट अभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब उसके घर जाने का वक्त हो गया था और उसे अभी घर जाना था। लेकिन अब तो अचंत भी उसको छोड़ने वाला नहीं था और फिर अचंत का रोमांस बहुत ही ज़्यादा कड़क होता था। खनक भी अचंत को झेल नहीं पाती थी और उसकी आंखों से हर बार आंसू आ जाते थे और फिर भी वो थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अभी के अभी घर जाना है। लेकिन अचंत भी नहीं मान रहा था कि तभी लकी ने दरवाज़ा एकदम से खोल दिया और फिर खनक को अचंत की गोदी में झटपटाते हुए देखकर तो लकी भी एकदम से वापस जाने लगा। तो खनक भी जल्दी से खड़ी होकर बोलती है कि अरे लकी जी, आपके लिप्स इतने ज़्यादा रेड क्यों हो गए हैं? उसकी बात सुनकर तो अचंत ने भी अब लकी की तरफ आंख उठाकर देखा तो सच में इस वक्त लकी के लिप्स और आसपास की थोड़ी सी जगह एकदम से लाल हो गई थी। उसके लाल लाल होंठ एकदम से टमाटर जैसे लग रहे थे। लकी भी जल्दी से साफ करने लगता है। तो खनक भले ही अचंत के साथ रोमांस करती थी, लेकिन अचंत के साथ क्या हुआ था वो उसके छोटे से दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आ सकती थी। लेकिन अचंत बहुत अच्छे से समझ गया था कि लकी
लकी का चेहरा इतना ज़्यादा उतरा हुआ क्यों था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लकी ने किसी के साथ ज़बरदस्ती किस किया हो। और फिर अचंत ने भी बस उसको थोड़ा सा शांत रहने का इशारा किया। लकी भी बिना कोई रिएक्शन दिए ही चुपचाप से बोलता है कि एएसएस बाहर मीटिंग ग्रुप आ गई है और ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बोलकर पहले उसने अपने रुमाल को निकाल लिया और फिर अपने लिपस्टिक को अच्छे से साफ कर दिया। और वहीं अचंत ने भी खनक की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोलता है कि प्लीज़ ना एक कप कॉफ़ी अपने हाथों से पिला दो मुझे, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा मेरा। इस वक्त सच में सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ जान एक कप कॉफ़ी बना दो ना मेरे लिए। खनक ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं मीटिंग भी अब शुरू हो गई थी और सब आपस में बातें करने लगे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सारी बातें चल रही थी कि तभी खनक वहाँ पर आ जाती है और उसके हाथों में कॉफ़ी का मग था। उसने भी वो मग अचंत के सामने रख दिया। तो अचंत ने भी उसकी तरफ देखा और इस बार खनक ने भी उसको कॉफ़ी के मग की तरफ इशारा करके अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। तो अचंत को भी थोड़ा सा अजीब लगा। अचंत ने भी कॉफ़ी का मग देखा तो उसके ऊपर खनक के लिप्स की लिपस्टिक लगी हुई थी जो कि खनक ने जानबूझकर लगाई हुई थी। और फिर खनक उसको वहीं पर इशारा कर रही थी देखने के लिए, मगर अचंत पहले उसके इशारे को समझ नहीं पाता है। फिर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद फिर क्या था, अचंत ने भी जल्दी से उसके लिपस्टिक मार्क पे अपने लिप्स को जल्दी से फेर दिया। तो खनक ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर अचंत वहीं से कॉफ़ी को पीने लगता है। ये देखकर तो खनक एकदम से शर्मा जाती है, उसके गाल एकदम से टमाटर की तरह लाल हो चुके थे और वो भी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अचंत भी मुस्कुरा देता है और फिर कॉफ़ी इंजॉय करने लगता है। खनक भी मेंशन पहुँच जाती है तो देखा कि शालिनी जी भी डिनर अच्छे से बना दिया था। खनक भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आई और फिर चेंज करके सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। तो वहाँ से वो जब आती है तो डिनर के लिए वहाँ जाने लगती है क्योंकि उसको लगा था कि शायद अचंत भी अभी आ जाएगा, लेकिन वो अभी वॉशरूम से निकल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन एकदम से बजता है। खनक ने भी मुस्कुराकर कॉल को रिसीव किया और बोलती है कि हेलो हाँ जी, लेकिन सामने वाले की आवाज़ आती है और उसकी बात सुनकर तो खनक की आंखें एकदम हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके हाथ से उसका फ़ोन एकदम से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। खनक जल्दी से वैसे के वैसे ही वहाँ से भागती है। शालिनी जी और प्रथा जी दोनों ही वहाँ पर खड़ी रहती हैं। सब उससे बार बार पूछ रहे थे लेकिन उसने भी किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया और फिर जल्दी से घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही अचंत आता है और रूम के अंदर क्या जब उसको खनक वहाँ पर नज़र नहीं आती है वो भी जल्दी से वापस आया और फिर शालिनी जी से पूछता है। तो शालिनी जी जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने भी अचंत को सारी बातें बता दी। उनकी बातें सुनकर तो अचंत के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए थे और उसके चेहरे पर हल्का हल्का सा पसीना आ गया था और उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी और उसकी मुट्ठियां भी एकदम से कस गई थी। उसने भी वहीं पर किसी को कॉल किया और बोलता है कि जो भी कहा था वो सारे अरेंजमेंट जल्दी से करो अभी के अभी, शायद ये ज़्यादा वक्त तक खुद सांस नहीं लेना चाहता है। ऐसा कहकर अचंत ने भी कॉल को कट कर दिया। तो शालिनी जी भी एकदम से घबरा कर बोलती हैं कि क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, ये तो किससे बातें कर रहा था, तो किससे क्या बोल रहा था, और खनक ऐसे भागकर क्यों गई है, कुछ तो बता मुझे क्या हुआ है खनक को। शालिनी जी की बात और उसकी परेशानी देखकर अब अचंत भी उन्हें एकदम से शांत कराते हुए बोलता है कि माँ प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी बहू को कुछ भी नहीं और कहीं नहीं गई है आपकी बहू, बस कुछ ही वक्त में आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आपके सामने होगा। ट्रस्ट मी माँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शालिनी जी भी थोड़ा सा फिर से हैरानी से खड़ी हो जाती हैं और फिर अचंत की तरफ देखकर बोलती हैं कि एक बार खनक हमसे दूर हो गई है बेटा और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू मुझसे एक बार भी दूर हो जाए। जा जा लेकर आओ उसको। और अचंत ने भी अब प्रथा की तरफ देखा और फिर उसको शालिनी जी को संभालने का इशारा करके बोलता है कि माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द आऊँगा आपकी बहू को लेकर, आपकी बहू आपके सामने होगी, बस आप शांत हो जाइए माँ। अचंत का दिमाग पहले से ही इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब था और अगर शालिनी जी की तबीयत हल्की सी भी खराब हो जाती तो शायद अचंत का गुस्सा दुगना हो जाता और अचंत अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अचंत वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एकदम से उसके सामने परी आ जाती है और फिर अचंत की तरफ देखकर थोड़ा सा मुंह फुलाकर अपनी आंखें निकाल कर अपने कमर पर दोनों ही हाथ रखकर बोलती है कि मेरी एंजल को कहाँ पर छुपा दिया है तुमने, मैं उसके साथ पिकनिक पे जाने वाली हूँ कल और तुमने अभी से ही मेरी एंजल को खुआ दिया है। खनक के कहने पे ही अचंत परी से बहुत ही नॉर्मली बिहेव करने लगा था और उसे कभी भी बदतमीजी या गुस्सा नहीं करता था और परी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगा था। और अभी परी को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लग रहा था कि कोई क्या ही कहे परी से। और इधर प्रथा भी अचंत की तरफ ही देखे जा रही थी कि तभी अचंत भी अपने रूम में बने सीक्रेट
टॉयलेट रूम के अंदर गया और फिर कुछ चीज़ें लेकर बाहर की तरफ आता है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी स्वीटी बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अगस्त भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। वो मीरा और गायत्री जी की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि वो स्वीटी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन गायत्री जी भी अब एकदम से रट कर पकड़ कर बैठी थी कि स्वीटी को बस प्यार की ज़रूरत है, किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन एकदम से बजता है। अगस्त ने भी कॉल रिसीव की और फिर अचानक से ही उसके मुंह से एकदम से निकला, व्हाट, हु इज शमशेर। उसके मुंह से शमशेर का नाम सुनकर तो स्वीटी एकदम से तुरंत उठकर बैठ जाती है और फिर अगस्त का कॉलर पकड़कर बोलती है कि मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो अगस्त, नहीं तो वो शमशेर मेरी बहन को लेकर जाएगा, मेरी बहन को हमेशा के लिए वो लेकर चला जाएगा। मुझे मेरी खनक चाहिए, मेरी खनक को बचा लो प्लीज़ अगस्त प्लीज़। उसकी बात सुनकर तो सब उसको हैरानी से देखने लगते हैं। अचानक ही स्वीटी, जो अब तक इतनी ज़्यादा डरी सहमी सी बैठी हुई थी, खनक के नाम पे बिल्कुल एकदम शेरनी की तरह खड़ी हो गई थी और उसके अंदर न जाने जैसे बहुत ही ज़्यादा जोश आ गया था। अगस्त ने भी गायत्री जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगस्त ने भी अब स्वीटी को उठा लिया और फिर उसको लेकर सीधा त्रिपाठी हाउस की तरफ के लिए निकल जाता है। तो वहीं त्रिपाठी हाउस में इस वक्त सबको पिलर से उनके ही घर में बांध के रखा गया था और सब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मगर कोई भी उन्हें छोड़ नहीं रहा था। खनक सबको ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थी। तो वहीं राहुल और रोहन बस ये बोल रहे थे कि खनक यहाँ पर तुम क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से खनक, प्लीज़ जाओ यहाँ से। खनक के सामने शमशेर बहुत ही स्टाइल से बैठा हुआ था। खनक को ऊपर से नीचे तक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से घूर रहा था। खनक भी हरीश चंद्र जी के पास जाते हुए बोलती है कि पापा, पापा ये सब कुछ क्या है। तभी शमशेर ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसको अपने करीब खींचकर बोलता है कि अरे यार, कहाँ भागे जा रही हो, इतने दिनों से तो वैसे भी दूर रही हो, अभी भी मुझसे दूर ही जाने की सोच रही हो, तुम्हें ही तो लेने के लिए आया हूँ मैं इतनी सारी बारात लेकर। खनक ने भी आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसके घर और घर वालों पर बहुत सारे आदमियों ने एकदम से गन पॉइंट किया हुआ था। खनक भी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि चाहते क्या हो तुम, क्या चाहते हो। शमशेर भी एक गहरी सांस लेते हुए हंसते हुई आवाज़ में बोलता है कि यही तो चाहता था कि तुम ये खुद ही मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। अब चलो इतने प्यार से पूछ ही रही हो तो फिर ठीक है, तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर वो हल्के से खनक के करीब आकर उसके लिप्स को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान, तुम्हें चाहता हूँ मैं यहाँ से हमेशा के लिए ले जाना। देखो ना, आखिरकार तुम्हारे महादेव ने हमें मिला ही दिया आज। अब खनक बाकी सबको हैरानी से देखने लगती है और बोलती है कि मैं तुझे जानती नहीं हूँ, छोड़ मुझे, तू छोड़ मुझे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, तू मेरे पति को जानता नहीं अभी। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तूने मुझे छूने की कोशिश भी की है तो फिर तेरी लाश कहाँ पर जाएगी वो भी नहीं पता चलेगी। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ। शमशेर भी अपनी एक आई विंक करते हुए बोलता है कि गाली देते हुए भी एकदम से बवाल लगती हो मेरी जान, माई चाइल्ड हुड लव। उसकी बात सुनकर तो खनक अब उसको हैरानी से गुस्से से घूरने लगती है। तो शमशेर ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर बोलता है कि पूछो पूछो अपने घर वालों से। उसकी बात सुनकर तो अब खनक रोहन की तरफ देखने लगती है और बाकी सबको भी हैरानी से देखने लगी। रोहन भी एकदम से घबरा गया था और फिर अंतरा को अपनी आंसुओं से भरी हुई नजरों से देखने लगता है। तो अंतरा भी जोर से जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं खनक, इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना तुम, ये बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है। वहीं विद्या जी भी रोए जा रही थी। तभी शमशेर भी सबकी तरफ देखकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि मुझे पता था, मुझे पता है कि तुम सब इस बेचारी को इसके अपने सगे बाप से भी नहीं मिलना देना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम लोग इससे हमेशा से झूठ बोलते आए हो, बट मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी होने वाली बीवी से, इसीलिए मैं उसके बाप से उसको ज़रूर मिलवा दूंगा, मैं ज़रूर उसकी फैमिली से उसे मिलवाऊंगा। ऐसे कहकर उसने भी एक कोने में इशारा किया तो वहाँ पर एक आदमी लगभग 50 से 60 साल की उम्र का था, 3 पीस सूट पहने हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए आया और फिर उसको देखकर तो हरीश चंद्र जी की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं और बाकी सब भी एकदम से डर गए थे। और खनक अब तक कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, उसके सिर से तो सारी बातें ऊपर जा रही थी। तो वहीं आचंद भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि आज फिर से खनक की वजह से ही वो टेंशन में था और फिर वो अपनी गन को लोड करते हुए बोलता है कि खनक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं, नहीं तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पागल हो जाएगी मेरी बीवी, शी कांट स्टैंड इट। ये सब कुछ सोचते हुए उसके माथे पर भी एकदम से पसीना आ गया था। तो वहीं खनक सामने की तरफ देखकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही थी। वो आदमी हरीश चंद्र जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना,
मैंने कहा था ना कि मैं आऊँगा और तुम सबके सामने ही अपनी बेटी को लेकर जाऊँगा हमेशा के लिए। हरीश चंद जी भी रस्सी से ही बंधे हुए छटपटाते हुए बोलते हैं कि ये गलत बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो तुम। खनक मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा, किसी के भी हाथ नहीं। रघुराज खुराना भी एक तीखी हंसी के साथ बोलते हैं कि मेरी प्यार की आखिरी निशानी है मेरी खनक, और उसको भी तो तुम सबने दूर कर दिया है मुझसे। तभी पीछे से आवाज आती है कि आप कितना प्यार करते थे उनसे, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे आपकी सच्चाई। उसकी बात सुनकर तो सबने अब सामने की तरफ देखा। स्वीटी काफी ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ चली आ रही थी। स्वीटी को देखकर रघुराज जी भी हल्के से मुस्कुरा देते हैं और फिर उसके सिर पर अपना हाथ रखने लगते हैं। तो स्वीटी भी गुस्से से एकदम से दूर हो गई और फिर उन्हें देखकर बोलती है कि सबको पता है कि आपने ही दृष्टि आंटी का मर्डर किया था हमारी आंखों के सामने ही, समझे आप, क्योंकि वो आपकी काली दुनिया से खनक को हमेशा के लिए दूर लेकर जाना चाहती थी, वो हमेशा के लिए आपसे दूर होना चाहती थी। तभी रोहन भी स्वीटी की तरफ देखकर बोलता है कि नहीं स्वीटू, नहीं, प्लीज शांत हो जा। लेकिन स्वीटी भी कहाँ शांत हो रही थी। फिर वो गुस्से से बोलती है कि आर्यन भाई ने भी खनक को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, तो फिर वो भी तो सही था ना। रोहन भैया भी वहाँ पर पहुँच गए थे और फिर हमारी नन्ही सी खनक हमारे पास आ गई थी। सब अपनी अपनी बातों में एकदम से लगे हुए थे और एक दूसरे को ताने दे रहे थे। वहीं खनक भी अब सबकी तरफ देख रही थी क्योंकि उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। रघुराज कौन है और आर्यन कौन है, दृष्टि कौन है, और अब तो उसको खुद पे भी हल्के हल्के से शक हो रहा था कि अगर वो त्रिपाठी की बेटी नहीं थी तो फिर किसकी बेटी थी, और अगर वो रघुराज की बेटी है तो फिर अब तक तो वो कहाँ पर थे, कहाँ पर थे उसके पापा और उसके घर वालों ने इतना बड़ा राज उससे कैसे छुपा लिया, आज तक उसे इस राज के बारे में क्यों नहीं बताया। खनक बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। वो इस वक्त एकदम से शॉक्ड थी, एकदम से चीखती है आह। सब ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपने दोनों ही कानों पर जोर से अपने हाथों को रखा हुआ था और चिल्ला रही थी। खनक की हालत देखकर सबकी जान एकदम से हलक में आ गई थी। सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। स्वीटी भी सब कुछ छोड़कर जल्दी से उसके पास आ गई और तभी अगस्त भी रघुराज और शमशेर की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि आई डोंट नो कौन किसकी बेटी है या फिर किसकी बेटी नहीं है, बट खनक स्वीटी की बहन है और स्वीटी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो तुम सब उसको नहीं लेकर जा सकते हो यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी एक बार अचंत यहाँ पर आ गया ना तो फिर उसके बाद तो कोई भी खनक को हाथ तक नहीं लगा पाएगा। किसी की इतनी औकात नहीं है जो उसको देख भी ले। फिलहाल तो मुझे से ही बच के दिखाओ तुम सब। ऐसा कहकर अगस्त ने भी अब दोनों के ऊपर पिस्टल पॉइंट कर दी और फिर उनके आदमियों की तरफ देखकर बोलता है कि अगर अपने ओनर्स की जान की सलामती चाहते हो तो फिर सबको अभी के अभी खोलो। तो शमशेर फिर से मुस्कुरा देता है और फिर अगस्त की तरफ देखकर बोलता है कि इसीलिए ही तो कहता हूँ कि ये इश्क विश्क के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। साला पागल कर देता है, पागल। देखो ना, पहले तुम्हारा कोई भी वार खाली नहीं जाता था और जब से तुमने शादी की है ना अपनी इस माशुका के साथ पागल होकर घूम रहे हो तुम इसके पीछे एकदम से पागलों की तरह। अगस्त ने भी शमशेर की तरफ देखा तो चारों तरफ शमशेर के आदमी उसकी तरफ घेर कर खड़े हुए थे। अगस्त ने भी अब उसकी तरफ देखा और फिर स्वीटी का हाथ पकड़कर बोलता है कि ये तेरी गलत फहमी है कि प्यार में इंसान कमजोर हो जाता है, कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अभी प्यार की ताकत देखी कहाँ है तूने, जब देखेगा ना तब तेरे ना होश ठिकाने आएंगे। अभी पागलपन कहाँ देखा है तुम सबने मेरा। ऐसा कहकर अगस्त भी खड़ा हुआ और फिर अपने मन में बोलता है कि सब कुछ अजंत के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और होना भी चाहिए। अब इन लोगों को लग रहा है कि ये सब जीत रहे हैं। तभी रघुराज जी भी सामने आते हैं और आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर सबकी तरफ देखकर बोलते हैं कि ये सब की गलत फहमी है कि मैंने दृष्टि को मारा था। मैं तो पहली ही नजर से ही उसका दीवाना हो गया था, बहुत प्यार करता था मैं अपनी दृष्टि से, इसीलिए उससे शादी भी की थी, हमेशा के साथ उसके साथ रहना चाहता था। फिर वो शोभा जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम दोनों तो दोस्त थी ना, तो फिर इसीलिए ही तो हरी ने तुमसे शादी भी की थी। तुम दोनों ही शादी के बाद फ्रेंड से नंद भाभी बन गई थी और फिर तुम्हारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। तभी विद्या जी भी गुस्से से बोलती हैं लेकिन खनक को तो हमने पाला है ना, और फिर वो भी पूरे दिल के साथ, प्यार के साथ, इसीलिए खनक पे हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। रघुराज जी ने भी खनक की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मेरी दृष्टि के अंश पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। ऐसा बोलकर धीरे धीरे कदमों के साथ खनक की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर उसके गाल पे अपना हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि वही आंखें, वही नाक, बिल्कुल वही चेहरा है मेरी बेटी का, बस थोड़ा सा गुस्सा और जिद मुझ पे गई है, नहीं तो मेरी दृष्टि की परछाई है मेरी खनक। खनक की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे और
तभी रोहन एकदम से चीख कर बोलता है कि और अगर इतना ही प्यार था मेरी बहन से तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े थे तुम, क्यों पड़े थे, उसे मारना चाहते थे तुम, उसको क्यों मारना चाहते थे, क्यों उसके पीछे गुंडे भेजे थे मारने के लिए। उसकी बात सुनकर रघुराज भी चिल्लाकर गुस्से से बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता था और इसीलिए ही शमशेर से बचपन से ही शादी तय कर दी थी मैंने अपनी बेटी की। तभी शोभा जी भी गुस्से से चिल्लाकर बोलती हैं कि हाँ हाँ, खुद तो मेरी दृष्टि को नर्क में लेकर चले गए थे और फिर खनक की तैयारी पहले से ही कर दी थी तुमने, और शायद इसीलिए ही तो दृष्टि नहीं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ, वो हमेशा से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, उसके लायक भी नहीं थे तुम। खनक रोहन की तरफ देखते हुए बोलती है कि आप मेरे भाई नहीं होना, नहीं होना आप मेरे भाई। उसकी बात सुनकर रोहन की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। तभी खनक फिर से बोलती है कि इसीलिए ही आप सब मुझे किसी स्ट्रेंजर से मिलने नहीं देते थे, कभी भी मुझे कहीं भी नहीं जाने देते थे, कभी स्वीटी दी जैसे बाहर भी जाकर पढ़ाई नहीं करने दिया था आपने, कभी भी नहीं। मुझसे ना इतनी बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने कि मैं आप सबकी बेटी ही नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ ही नहीं। मैंने कभी भी अपनी मम्मा को नहीं देखा है, पापा से भी हमेशा दूर रही हूँ। सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। रघुराज जी भी उसके करीब आकर बोलते हैं कि बेटा मैं हूँ तुम्हारा डैड, तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं। खनक भी उन्हें थोड़ा सा दूर करते हुए बोलती है कि नहीं, मेरे पापा सिर्फ हरिश्चंद्र त्रिपाठी हैं और कोई भी नहीं। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से खनक को देखे जा रहे थे। वो बोल कुछ और रहे थे और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और ही थे। तभी शमशेर भी चिल्लाकर बोलता है कि चलो अब बहुत हो गया है इमोशनल ड्रामा, अब ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब कुछ। मैं अपने ससुर जी और अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो भी अब खनक की तरफ बढ़ा और फिर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही खनक ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और फिर खींचकर शमशेर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। शमशेर के थप्पड़ पड़ने पर उसका गुस्सा एकदम से दुगना बढ़ गया था और फिर उसने भी खनक के बालों को कस के पकड़ लिया और बोलता है कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिंदगी हो तुम मेरी, और बस इसीलिए ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुमसे। नहीं तो तुमने जो कुछ भी किया है ना अभी अभी मेरे साथ, उसके लिए तुम्हें बद से बदतर सजा देता मैं, शायद तुम अपनी रूह से भी कांप जाती, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम चलोगी मेरे साथ और मुझसे ही शादी करोगी, समझी तुम। वहीं रोहन और अंतरा भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रघुराज जी भी और शमशेर जबरदस्ती खनक को लेकर वहां से जा रहे थे। शमशेर भी खनक को घसीट रहा था कि तभी एकदम से फायरिंग स्टार्ट होती है। सबने पलटकर सामने देखा तो सामने अचंत काफी ज्यादा गुस्से से खड़ा हुआ था और ये देखकर तो रघुराज ने भी खनक का हाथ पकड़ लिया, और क्योंकि अचंत की आंखों में इस वक्त खून उतर रहा था, उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खनक को अभी उसने किसी और के करीब देख लिया था और वो कभी भी किसी के करीब नहीं देख सकता था खनक को, और उसकी नजर तो बस अब खनक के हाथों पर ही थी जिसको शमशेर ने जबरदस्ती पकड़ के रखा था और उसका हाथ एकदम से लाल हो गया था। खनक खुद को बार बार छुड़ा रही थी और बार बार शमशेर को धक्का दे रही थी। खनक को ऐसे झटपटाता हुआ देखकर तो अचंत का सीना एकदम से जल रहा था। वो भी काफी ज्यादा गुस्से से जल्दी से खनक के पास आने लगा तो शमशेर भी उसको घूर कर देख कर गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि एएसएस जो मेरा है ना उसे तो मैं लेकर ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पहले अपने आसपास तो देख लो नजर उठाकर। उसकी बात पे अचंत भी काफी ज्यादा गुस्से में देखकर बोलता है कि शायद तेरे सवाल में ही तेरा जवाब है एएसएस, मैं क्या हूँ ये तुझे भी पता है और खनक सिर्फ मेरी है, तुझे ये जरूर पता चल जाएगा आज। और रही बात ससुर जी की तो फिर उन्हें भी पता है कि पावर क्या होती है। आफ्टर ऑल ये मेरे पहले यही तो थे मेरी चेयर पर, अब कोई बेटा तो था नहीं इनका, इसीलिए इनके दामाद ने ही इनकी चेयर ले ली है ना ससुर जी। और अब मुझे मेरी खनक दे दो चुपचाप से और निकलो यहाँ से। अगर इजी मौत चाहते हो तो फिर चुपचाप से खनक को मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर शमशेर भी हल्के से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचंत को खनक जल्द से जल्द चाहिए थी अपने पास, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने भी बिना कुछ सोचे समझे ही शमशेर पर गोलियां चला दी, लेकिन वो उसको बहुत ही बुरी मौत देना चाहता था, इसीलिए उसने बस उसके पैर पर ही गोली चलाई थी। अचंत के हरकत में आते ही अगस्त ने भी जल्दी से अपनी गन निकाली और फिर फायरिंग होने लगती है। सब एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं तो वहीं खनक स्वीटी के पास आ जाती है और हर तरफ फायरिंग होने के साथ साथ खनक और स्वीटी भी अपने घर वालों को खोलने लगती हैं और सब एक साइड पर खड़े हुए थे और खनक को सब ने एकदम से चारों तरफ से घेर के रखा था। हरिश्चंद्र जी ये सब कुछ देख रहे थे और कुछ ही वक्त में सब कुछ शांत हो गया था। अचंत के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खून के छींटे पड़े हुए थे और वो इस वक्त पूरी तरह से हैवान बन गया था। उसको देखकर तो खनक भी उसके करीब नहीं आ रही थी, उसे भी इस वक्त अचंत को देखकर बहुत
बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि खनक उसके सामने आए, वो उसको अपना रुद्र रूप दिखाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि खनक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी है और सहमी है और खनक ये सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। उसने भी अपनी शर्ट से अपना चेहरा जल्दी से पोंछ लिया और फिर खनक के पास आ गया और फिर उसका हाथ पकड़ने लगता है तो खनक पीछे होने लगती है। अचंत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि खनक उससे डर रही थी और उससे दूर जा रही थी, इसीलिए उसने भी जबरदस्ती खनक का हाथ पकड़ लिया और फिर खनक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए रोहन भी आगे आकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि खनक को कुछ दिन पर यहीं पर छोड़ दो प्लीज़, नॉर्मल हो जाएगी तो इसे लेकर चले जाना। लेकिन अचंत को भी अपने गुस्से के सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको वहाँ से लेकर जा रहा था कि तभी शमशेर उठा और फिर खनक पर गोली चलाते हुए गुस्से से बोलता है कि वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अचंत कुछ कहता उससे पहले ही उसने गोली चला दी थी और फिर अचंत ने भी खनक को थोड़ा सा हाइड करना चाहा था, लेकिन खनक को गोली लग चुकी थी और रघुराज जी भी ये सब कुछ देखकर एकदम से पगला गए थे। रघुराज जी भी भागकर वहां के आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी एकदम से बांध के रख के दिया था। लकी ने भी पकड़ कर रखा था उन्हें, लेकिन शायद वो भी अब खनक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी अपनी बेटी को ऐसे गोली की हालत में नहीं देख सकते थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो वहीं अचंत ने भी खनक को अपनी बाहों में जल्दी से उठा लिया और फिर लेकर जल्दी से वहां से भाग रहा था, क्योंकि वो खनक को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। अचंत ने भी लकी को बस इशारा कर दिया था तो वो भी अपने आदमियों के साथ शमशेर और रघुराज जी को लेकर सीधा हेल मेंशन चला गया था। तो वहाँ दोनों के साथ क्या होने वाला था वो तो शायद महादेव ही जानते थे। तो वहीं खनक को लेकर बस वो हॉस्पिटल पहुँच गया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचंत की दहाड़ सुनकर तो सब डॉक्टर एकदम से कांप चुके थे और सब अपने अपने काम पर लग चुके थे। खनक को इस वक्त ओटी में लेकर जाया जा रहा था तो अचंत भी उसके साथ ही अंदर जाने लगा। तो डॉक्टर्स उसको रोकने लगते हैं, लेकिन अचंत की अब खून भरी आंखों से देखकर सब एकदम से डर गए थे और सब बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और फिर वो भी खनक के साथ अचंत को लेकर अंदर आ जाते हैं। अचंत ने भी अपने मुंह पर मास्क लगाया और फिर हैंड ग्लव्स वेयर किए थे और फिर खनक के साथ बैठ गया। तो खनक का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अचंत की आंखों में एकदम से आंसू का कतरा आ गया था। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसको बहने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो वहीं बाहर रोहन, राहुल, अंतरा, हरीश चंद जी, हरिकांत जी, विद्या जी और शोभा जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और सब खनक की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। तो वहीं रोहन भी अंतरा की तरफ देखे जा रहा था। अंतरा भी इस वक्त समझ रही थी कि रोहन क्यों इतना ज़्यादा परेशान था, क्योंकि खनक होश में आने के बाद क्या क्या सवाल करने वाली थी, या फिर वो किसी से भी बात ही नहीं करती। खनक को कोई क्या समझाता, वो तो किसकी बेटी है और किसकी नहीं, उसको क्यों उसके पिता से दूर रखा गया था। इतने सारे सवालों के जवाब कैसे सब लोग उसे देंगे। सब लोग इस वक्त इसी सोच में बैठे हुए थे। ये सब तो सोच भी रहे थे, लेकिन अचंत के दिमाग में तो बस अभी यही चल रहा था कि खनक बस ठीक हो जाए। तो वहीं निगम तक ये बात अच्छे से पहुंच गई थी कि शमशेर पकड़ा गया है और रघुराज जी भी तो पकड़े गए हैं। वो तो हल्के से मुस्कुराकर अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखकर एक वाइन की सिप लेते हुए बोलता है कि बेबी, बॉल पर अब सिक्सर मारने की ट्राई करोगे तो ऐसे ही मुंह के बल गिरोगे और बॉल सीधा मुंह पर आकर ही गिरेगी। खनक को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि अचंत ने लगाने ही नहीं दिया है उसे हाथ। पागल है वो, सनकी है, साइको है, एकदम साइको, जो बोलता है ना वही करता है। बिल्कुल पागल है वो खनक के लिए और खनक के लिए वो हर किसी को आग लगा सकता है। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, कहा था ना कि कुछ प्लान कर लो पहले फिर जाओ खनक को लेने के लिए, लेकिन नहीं, वो शमशेर मेरी एक बात नहीं माना और फिर रघुराज को भी अपना हुक्म का एक का समझता था वो। अरे जो अपनी चैन नहीं संभाल पाया वो ऐसे फाइट क्या लड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा वो पागल इंसान। वो भी अचंत जैसे शेर के सामने टिक पाएगा भला। ये सब सोचते हुए उसने भी अपने बगल वाली लड़की की तरफ देखा और खींचकर उसे अपने लैंप पर बैठा लिया और फिर उसकी ड्रेस को नीचे खींचते हुए बोलता है कि बेबी लेट्स एंजॉय विद यू। उसकी बात सुनकर तो वो लड़की भी अपनी ड्रेस को नीचे करते हुए बोलती है कि मैं तो कब से यही कह रही थी। निगम ने भी झट से उसको नीचे कर दिया और फिर उसके लिप्स को लॉक करके उसे किस करने लगा और उसकी ड्रेस को भी उतारने लगा। लड़की भी निगम के कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही थी और कुछ ही वक्त में वो दोनों ने ही अपने कपड़ों को वैसे के वैसे ही लिविंग एरिया में फेंक दिया था और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ चुके थे। दोनों ही बिना कपड़ों के ऐसे ही बिना ब्लैंकेट के एक दूसरे को चूम रहे थे और फिर एक दूसरे को बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। निगम का दिल भी नहीं मान रहा था, इसीलिए उसने भी लड़की को सोफे पर बैठा दिया और फिर उसके पैरों को सेपरेट कर दिया और उसके बीच में अपना चेहरा ढकेल दिया और फिर उसको वहीं पर किस करने लगा। वो लड़की भी उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसको वहां पर ढकेल रही थी और फिर कुछ ही वक्त में वो
भी उसके ऊपर आ गया था और फिर उसको अपने ऊपर कर लिया था और यह एक ही झटके में उसके अंदर एंटर किया। वो लड़की भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए बार बार ऊपर नीचे होने लगती है और फिर निगम भी बार बार एक ही झटके में उसके अंदर एंटर करते हुए उसके अंदर मूव कर रहा था। लड़की ने भी निगम के कंधे पर अपनी पकड़ एकदम से जमा ली थी और फिर उसको किस करने लगती है। कुछ वक्त दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हुए एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। वो लड़की भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा एकदम से बेचैन हो रही थी और फिर वो निगम के ऊपर ही आकर आराम से लेट गई थी। लेकिन निगम का दिल अभी भी नहीं भरा था, वो अभी भी उसके अंदर एंटर कर रहा था और फिर उसके बालों को किस करते हुए बोलता है कि ये आग तो कोई भी नहीं बुझा सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये मेरे बदले की आग है, मेरे बदले की। जब तक उस खाना को अपने बिस्तर तक नहीं लेकर आ पाता हूँ ना, तब तक नहीं बुझेगी मेरी ये आग। और वैसे भी मैं उस शमशेर जैसा पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ जो डायरेक्ट ही अटैक करे। बस मैं उसकी सेफ्टी, उसके अचंत को ही उससे दूर कर दूंगा। और ये सोच कर तो उसके चेहरे पर भी एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और फिर वो खनक के बारे में सोचने लगता है। तो वहीं खनक जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। इस वक्त उसका ऑपरेशन चल रहा था, थोड़ी देर के बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल के एपिसोड में पता चलेगा कि खनक का ऑपरेशन ठीक हुआ है या फिर वो बहुत ही बड़े खतरे में हो गया, क्या बच पाएगी खनक, ये सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। और अब क्या सजा देगा अचंत शमशेर और रघुराज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। कल का एपिसोड जरूर देखिएगा।